ए अंकित, उड़ गया क्या? देख बेटा, सूरज चढ़ आया है। आलू उबाल लिए क्या? काका, कब का उबाल चुका हूँ, अभी मसाला पीस रहा हूँ। आज तीखा रखूँ क्या? लोग कहते हैं तेरे समोसे में जान नहीं है। तीखा मत कर बेटा, स्वाद बना रहना चाहिए। और हाँ, घी ज्यादा मत डालना, वरना नफा नहीं बचेगा। काका, आज घी थोड़ा ज्यादा ही डालूंगा। कल बीनू चाची बोल रही थी समोसे में वो पहले वाली बात नहीं रही। बेटा, लोग बातें बहुत करते हैं, तू अपने मन का कर, पर हिसाब में होशियारी रख। दुकान छोटी है पर इज्जत बड़ी है हमारी। मोहन ने अंकित को जब सड़क से उठाया था तब वो सिर्फ 7 साल का था। माँ बाप का कोई नामो निशान नहीं था। भूखा और रोता वो मंदिर के पास पड़ा था। मोहनलाल ने बिना सोचे उसे उठाया, घर लाया और उसे बेटे की तरह पालने लगा। काका, समोसे भर लिए हैं, अब तलने बैठता हूँ, तुम आराम करो। राम का नाम लेकर काम की शुरुआत कर। और आज गांव की ओर जरा जल्दी निकलना। दोपहर तक तो भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अंकित दिन रात एक करके समोसे बनाता, टोकरी में भरता और गलियों में घूम घूम कर बेचता। उसका अंदाज सीधा, बोलचाल मीठा और व्यवहार सच्चा था। हर गली में उसकी आवाज गूंजती थी। गर्मा गर्म समोसे ले लो, मसालेदार घी वाले भरोसे के साथ समोसे ले लो। गर्मा गर्म समोसे ले लो, मसालेदार घी वाले भरोसे के साथ समोसे ले लो। ए अंकित, इधर आ बेटा, 4 समोसे दे। और हाँ, छोटू भूखा है, उसके लिए भी दे दे। अरे चाचा, छोटू के लिए पैसे मत देना, उसका हिस्सा तो रोज तय है। मैं अभी देता हूँ। बेटा, तू बड़ा आदमी बनेगा। इतने लोगों में एक तू ही है जो बिना मतलब के देता है। चाचा, जब घर में खाना नहीं होता था तब आप ही ने तो आधी रोटी दी थी। अब वक्त है मेरा लौटाने का। अंकित को सब पसंद करते थे। कोई उधारी मांग ले तो मुस्कुरा कर कहता, जब होगा दे देना, अभी भूख मिटाओ। शाम को समोसे खत्म हो जाते हैं और अंकित घर लौटता है। कैसा रहा बेटा आज? कुल 62 समोसे, 8 उधारी में 5 बांट दिए। पैसे में कुल 55 रुपये बचे। बढ़िया है बेटा। अब ये देख, तुझ में जो सच्चाई है ना, वही तुझे भीड़ से अलग बनाती है। समोसे सब बेचते हैं, पर तेरी बातों में घी है। काका, मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, बस इतना कि कोई भूखा ना रहे। हमसे जो बनेगा करेंगे। गांव में सब कहते थे समोसे वाला लड़का कुछ अलग है, गरीब है पर रॉयल चॉइस है इसकी। उन्हीं गलियों में एक दिन 2 अजनबी लोग आए, चुपचाप अंकित को समोसे बेचते देख रहे थे। यही है क्या वो लड़का जिसके बारे में लोगों से सुना था? शक्ल और सूरत से तो कुछ खास नहीं, पर बातों में ठहराव है। देखो कैसे हर किसी से बात कर रहा है जैसे अपना हो। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाती हुई अंकित के पास आई। बेटा, 2 समोसे है तेरे पास, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अम्मा, पैसे है क्या या उधारी लिख दूं? ना पैसा है ना घर है, भूख लगी है बस। आपने मांगा ही क्या? लो समोसा लो, और गरम है, धीरे धीरे खाना। बेटा, तू खुद भूखा लग रहा है, तू खा लेना पहले। अम्मा, पेट से बड़ी भूख और कोई नहीं होती। आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगा।
वो दो अजनबी चुपचाप सब देख रहे थे। ए लड़के, जी बाबूजी। 2 समोसे देना, और हाँ, ये जो दे रहे हो ना, उसमें झूठ मत मिलाना। बाबूजी, घी कम कर दूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। समोसे में नमी चली जाती है पर ईमान में नहीं। तू रोज यही करता है क्या? जी, हर रोज बनाता हूँ, बेचता हूँ। कोई भूखा हो तो मुफ्त में दे देता हूँ। कभी सोचा है कि इससे ऊपर भी कुछ हो सकता है? ऊपर मतलब? मुझे रोटी मिल रही है और किसी की दुआ भी। इससे ऊपर क्या चाहिए बाबूजी? अगर मैं तुझसे कहूं कि एक पल में तेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या तू यकीन करेगा? बाबूजी, मेरी जिंदगी तो मोहनलाल काका ने बचाई थी। अब जो चल रही है वही बहुत है, पर अगर बदलाव किसी और का पेट भरने से हो तो सोचूंगा। अजनबियों ने पैसे दिए, समोसे लिए और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में हलचल थी। कैसा रहा बेटा आज? काका, सब ठीक था। समोसे जल्दी बिक गए, पर 2 अजीब आदमी मिले। बात भी अजीब की। कैसी बात? बोले जिंदगी बदल सकती है। मैं समझा नहीं कि क्यों बोले। बेटा, जब लोग बिना मतलब की बात करें तो समझ लेना, या तो कुछ छुपा रहे हैं या कुछ बड़ा सोच रहे हैं। पर मैं क्या सोचूं काका? मैं तो बस समोसे बेचता हूँ और आपसे बातें करके दिन पूरा हो जाता है। यही तो बात है अंकित। जो छोटे काम को इज्जत से करता है वही बड़ा काम संभाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में महाराज, हम वापस आ गए और जिस लड़के की बात आपने सुनी थी वो मिल चुका है। क्या देखा आपने? वो समोसे बेचता है पर दिल बांटता है, भूख देखता है, सवाल नहीं करता, मदद करता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। क्या वो हमें पहचान गया? नहीं महाराज, हमने भी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसकी हर बात में सच्चाई दिखी। एक बार महल बुलाया जाए मंत्री जी। नहीं, अभी नहीं। पहले मैं खुद देखना चाहता हूँ वो कैसा है जब उसे कुछ पता नहीं होता। राजा ने तय कर लिया था, अब वो खुद जाएगा, बिना रथ, बिना राजसी कपड़ों के, एक आम इंसान बनकर। अगली सुबह अंकित रोज की तरह उठा, समोसे बनाने की तैयारी की। उधर राजमहल में राजा बलवीर सिंह भी अब आम वेश में निकलने को तैयार थे। मंत्री जी, आज कोई सवारी नहीं, कोई रक्षक नहीं, बस एक आम आदमी की तरह जाना है। महाराज, कोई पहचान गया तो? राजा को जब जनता परखती है तब असली पहचान होती है। आज मैं उसे देखने नहीं, महसूस करने जा रहा हूँ। राजा ने पुराना कुर्ता पहना और पैदल ही अंकित के गांव की ओर चल पड़े। गर्मा गर्म समोसा लो, आलू वाला, मसालेदार, दिल से बना हुआ समोसा। बेटा, एक समोसा देना। लो बाबूजी, अभी ताजे तले हैं, थोड़ा गरम है, धीरे से खाना। तुम ही अंकित हो? हाँ जी, आप नए लगते हो गांव में। मैं घूमने आया हूँ, तेरे बारे में सुन रखा था, अब देख भी लिया। मेरे बारे में? मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ बाबूजी, बस समोसे बेचता हूँ। बड़ा वही होता है जो छोटों को भी बराबरी से देखे। बड़ी बात तो कह दी आपने। नाम क्या है आपका? नाम बाद में बताऊंगा, पहले ये बता दिन भर में कितना कमा लेता है तू? कभी 50, कभी 70, कभी कभी उधारी ज्यादा हो जाती है तो खाली हाथ। फिर भी किसी को मना नहीं करता?
नहीं बाबूजी, भूख सबसे बड़ा दर्द है। मैं खुद भूखा रह लूंगा, पर किसी को मना नहीं कर सकता। तू ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि मैं भी भूखा रह चुका हूं। जब कोई नहीं था तब एक बूढ़े ने मुझे खाना दिया था। आज वही मेरे काका है। उन्होंने ही सिखाया, खाना बांटोगे तो दुआएं मिलेंगी। काका का नाम क्या है? मोहन लाल। बूढ़े हैं पर दिल से जवान। हर रात को मेरे लिए खाना रख के सोते हैं। अगर तुझे मौका मिले कि तू कुछ बड़ा कर सके लोगों के लिए, तो क्या करेगा? बड़ा मतलब क्या बाबूजी? कुर्सी रुतबा नहीं चाहिए, पर अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि हर रोज 100 लोगों को खिला सकूं, तो वो बड़ा काम होगा मेरे लिए। अगर तुझे कहा जाए कि तू राजा बन सकता है तो? राजा? बाबूजी, आप मजाक कर रहे हो क्या? राजा लोग तो हाथ भी खुद नहीं धोते। मैं तो अभी चूल्हे से आ रहा हूं। पर तेरे जैसे लोगों को ही राजा बनना चाहिए, जिसके मन में जिम्मेदारी हो, दिखावा नहीं। राजा बनने के लिए खून चाहिए बाबूजी, रॉयल खून। मेरे जैसे सड़क के लड़के क्या करेंगे राजगद्दी पर बैठकर? राजगद्दी खून से नहीं, सोच से चलती है बेटा। राजा की आंखों में चमक थी। अंकित की बातों में सीधापन और आत्मसम्मान था। ए अंकित, 2 समोसे देना और इस बाबूजी के लिए भी दे देना। गांव में नए हैं, तेरे समोसे का स्वाद इनको भी चखना चाहिए। पहले ही खा चुके हैं चाचा, और तारीफ भी कर चुके हैं। फिर तो पक्का राजा बन जाएगा तू। बस पेट भर जाए वही बहुत है चाचा। ठीक है अंकित, अब मुझे चलना है, पर एक बात कहूं? हाँ बाबूजी, बोलिए। बहुत जल्दी ही कोई बुलावा आएगा महल से, तब याद रखना वो मजाक नहीं होगा। महल से मेरे लिए? बाबूजी, आप कौन हो? जिस दिन मिलेगा बुलावा, उस दिन मेरा नाम भी पता चल जाएगा। राजा वहां से निकल गए। अंकित कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में वो शब्द घूमते रहे, राजगद्दी खून से नहीं, सोच से चलती। अंकित की सुबह अब भी वैसी ही थी। आलू उबालना, मसाला पीसना और समोसे भरना। लेकिन पिछले दिन की उस अजनबी की बात अब भी उसके मन में घूम रही थी। बहुत जल्दी कोई बुलावा आएगा महल से। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। काका, कोई है बाहर? मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था एक शाही दूत। नीला कुर्ता, सिर पर चिन्ह लगा साफा। क्या यही अंकित का घर है? जी, मैं अंकित हूँ, बोलिए। राजमहल की ओर से आपको आमंत्रण आया है। कल सुबह 7 बजे आपको महल पहुंचना है। महाराज स्वयं मिलना चाहते हैं। महाराज? लेकिन क्यों? हुक्म है, कारण पूछना मना है। बस समय से पहुंचना अनिवार्य है। दूत इतना कहते ही वहां से चला जाता है। काका, ये मजाक है क्या? महल से बुलावा आया है मुझे। बेटा, शायद अब तेरी मेहनत बोलने लगी है, और ये वही बात है ना जो उस बूढ़े ने परसों बोली थी। हाँ काका, वही जिसने कहा था बहुत ही जल्द महल से बुलावा आएगा, तैयार रहना। तो तू तैयार हो जा बेटा, ये आम बात नहीं है। काका, मैं डर रहा हूं। अगर उन्होंने गलत फहमी से बुलाया हो तो? अंकित, सिर ऊंचा रख और जैसा दिल में है वैसा ही बेझिझक बोल। अंकित पैदल ही महल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में हर कदम उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। नाम अंकित, बुलावा आया है मेरा। भीतर आइए।
महाराज दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। अंकित दरबार में पहुंचता है। महाराज पहले से ही वहां पर मौजूद थे। तुम ही अंकित हो? जी महाराज, पर क्या कोई गलती हो गई मुझसे? गलती नहीं बेटा, अच्छाई ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया। मैं समझा नहीं। मैं तो बस समोसे बेचता हूं, किसी को भूखा देख नहीं पाता, बस इतना ही। यही सबसे बड़ी बात है। आजकल लोग कुर्सी के लिए झूठ बोलते हैं और तू बिना कुर्सी के सच्चाई में जीता है। महाराज, आपके जैसे बड़े लोगों से मिलना ही मेरे लिए बहुत है। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने खुद तेरे समोसे खा के देखा, तुझे देखा, तेरा व्यवहार देखा, तेरा दिल देखा। आप वही हैं, वो बाबूजी जो बोले थे कि बुलावा आएगा? हाँ बेटा, वही हूं मैं। अंकित कुछ पल के लिए चुप रहता है। महाराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई राजा मुझसे इस तरह मिलेगा। मैं राजा हूं बेटा, पर इंसान भी हूं, और इंसान की पहचान आंखों से नहीं, दिल से होती है। मैं यहां क्या करने आया हूं महाराज? कुछ दिन हमारे साथ रहो, बात करो, देखो, समझो। ये महल, ये दरबार सब महसूस करो, उसके बाद कुछ तय करेंगे। मुझे कोई बड़ी कुर्सी नहीं चाहिए महाराज, मैं तो आज भी समोसे बना सकता हूं। इसीलिए ही तुझे बुलाया है। तुझमें वो है जो बड़े बड़े राजघरानों में भी नहीं होता। अंकित की आंखें भीग गईं, पर उसने आंसू पोंछ लिए। उसके मन में सवाल था, लेकिन अब डर नहीं था। महाराज, एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं इस सब के लिए लायक ना निकलूं, तो क्या होगा? तो हम तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि तूने खुद को नहीं बदला। वहीं बैठा अंकित अब किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। न उसके कपड़े बदले थे, न उसकी चाल, पर उसके भीतर एक बदलाव शुरू हो चुका था। अब अंकित महल में रह रहा था। कोई महंगे वस्त्र नहीं थे, ना ही किसी खास कमरे की मांग। वहीं एक कोने में चारपाई पर सोता, सादा खाना खाता और सबके साथ आम व्यवहार करता। अंकित, महाराज ने कल सुबह आपको मंत्रियों की सभा में बुलाया है। सभा में? हम जैसे अनपढ़ को वहां क्यों? महाराज ने खास तौर पर नाम लिया है। समय पर पहुंचना जरूरी है। अगली सुबह अंकित मंत्रियों की सभा में जाता है। अंकित, आज इस दरबार में एक मुद्दे पर चर्चा होगी। हम चाहते हैं कि तुम भी सुनो और अपने मन की बात कहो। महाराज, मैं तो बस समोसे वाला हूं, दरबार की बात क्या समझूंगा? दरबार की बात जरूरी बात होती है, जनता का भला, और तुम जनता की आवाज हो। महाराज, गांव के कुएं सूख रहे हैं। नया तालाब बनवाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके लिए कुछ किसानों की जमीन अधिग्रहित करनी पड़ेगी। लेकिन बिना मुआवजा दिए अगर जमीन ली गई तो लोग भड़क सकते हैं। अंकित, तुम क्या सोचते हो? महाराज, किसान अगर जमीन देगा तो उसकी रोजी रोटी कौन देगा? और अगर तालाब नहीं बनेगा तो पानी कहां से आएगा? दोनों ही जरूरी है। तो क्या हल हो सकता है? मुआवजा ऐसा दो कि किसान का मन भी भर जाए और काम भी हो जाए, और गांव के लड़कों से तालाब खुदवाओ। मजदूरी उन्हीं को मिलेगी, काम भी होगा और पेट भी भर जाएगा। सभा में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर महाराज मुस्कुराए। तू तो बड़ी सोच रखता है बेटा। महाराज, हमने खेत देखा है, पसीना गिराया है,
भूख झेली है। जो भोगा है वही सोचता हूँ। बाद में महाराज अंकित को महल के आंतरिक काम दिखाते हैं। ये है राजकोष। यहाँ से सारा खर्चा चलता है, सेना निर्माण और प्रजा की सहायता। इतना सोना, इतने में तो पूरे गांव के लिए 100 कुएं खुद सकते हैं। ठीक कहा तूने, लेकिन ये भी समझ, इसे चलाने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। अगर व्यवस्था ही रखनी है तो ईमानदारों से बनानी चाहिए। और तू क्या खुद को ईमानदार नहीं मानता है? मैं कोशिश करता हूं कि किसी को धोखा ना दूं। बाकी सही गलत ऊपर वाला जानता है। अगले दिन महाराज ने अंकित को बाजार जाने के लिए कहा, बिना लोगों की नजर में आए, एक आम आदमी बनकर। भैया, ये मूंग की दाल लो, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा कम तौलूं क्या? क्यों? हर कोई कहता है यहाँ कोई तौल सही नहीं करता, फिर तू भी चोर है। अबे, तू होता कौन है बोलने वाला? तभी वहाँ महल का दूत आकर कान में कुछ कहता है। व्यापारी के होश उड़ जाते हैं। ये राजमहल से भेजे गए विशेष अतिथि हैं, संभल के बोल। माफ कीजिए सरकार, गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगा। अंकित लौटकर दरबार में आता है। कैसा रहा अनुभव? महाराज, लोग कानून से नहीं, डर से बदलते हैं, और डर टिकता नहीं। तो क्या करें? लोगों को भरोसे से जोड़ो। जब तक राजा से रिश्ता डंडे का रहेगा, दिल से कोई नहीं मानेगा। उसी रात महाराज ने मंत्रियों से कहा, हमने उसे परखा, पर हर बार उसने हमें सिखाया। ये लड़का सिर्फ समोसे नहीं, सोच भी बेचता है। राजा साहब, अब फैसला आपको करना है। ये उत्तराधिकारी बनने के लायक है या नहीं? अभी एक बात और देखनी बाकी है। ये लड़का सत्ता की खबर सुनकर बदलता है या नहीं? अब तक अंकित ने महल में सबका दिल जीत लिया था। उसकी सादगी, सोच और ईमानदारी ने दरबार में बैठे बड़े बड़े मंत्रियों को सोच में डाल दिया था। लेकिन महाराज अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। मंत्री जी, आज तक हमने जो देखा वो अंकित का बाहर का चेहरा है। अब देखना है कि भीतर क्या है। क्या सोच रहे हैं महाराज? अब समय है उसे असली परख में डालने का। ऐसी स्थिति लानी होगी जहां उसका मन डोले, लेकिन वो सही रास्ता। अगली सुबह अंकित, महाराज आपको गोपनीय कक्ष में बुला रहे हैं, अकेले ही आना है। अंकित भीतर जाता है। अंकित, आज मैं तुझसे कुछ मुश्किल काम कहने वाला हूं, तू तैयार है? महाराज, जब तक बात सच्चाई की हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है। महल के पुराने कोष अध्यक्ष पर चोरी का शक है। सबूत नहीं है, पर आरोप गंभीर है। अब फैसला तुझे लेना है। बिना सबूत के उसे सजा देनी है या जाने देना है? महाराज, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? अभी नहीं। तुझे बिना मिले, बिना देखे फैसला देना है, सिर्फ इस बात पर कि शक है। महाराज, मैं ऐसा फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि शक सच नहीं होता, और बिना सुने किसी को दोषी मान लेना, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। अगर वही आदमी सच में दोषी निकला, तब तो मुझे दुख होगा कि मैंने उसे जाने दिया, पर मुझे चैन रहेगा कि मैंने बिना सुने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। महाराज मुस्कुराए, पर यह परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अंकित, एक और बात आई है। मोहनलाल काका के खिलाफ शिकायत आई है कि उन्होंने गांव के बाहर की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। क्या बकवास है ये? हम नहीं जानते सच क्या है,
लेकिन नियम है, जिसने कानून तोड़ा उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं जानता हूं काका को, उन्होंने मेरी परवरिश की है, पर अगर वो सच में दोषी हैं तो मैं उन्हें खुद लेकर आऊंगा। तो क्या तुम उन पर विश्वास नहीं कर रहे? मैं काका पर भरोसा करता हूं, लेकिन न्याय पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं चलता। पहले सच जानूंगा, फिर फैसला करूंगा। उसी शाम बेटा, तू मुझसे पूछे बिना मेरा नाम दरबार में ले आया। काका, मैं आपको बचा सकता था, लेकिन अगर मैं किसी के लिए नियम तोड़ता तो फिर मैं राजा बनने लायक नहीं रहता। बेटा, तुझ में रत्ती भर भी लोग नहीं है। अगर तू खुद मुझ पर सख्त हो सकता है तो तू सब पर न्याय कर सकता है। अब महाराज का आखिरी और सबसे कठिन इम्तिहान बचा था। अंकित, सोचो, मैं अब थक चुका हूं और आज ही इस राजगद्दी को किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपना चाहता हूं। बताओ, किसे चुनूं? महाराज, ये तो आपका अधिकार है, फैसला आपको ही लेना होगा। नहीं अंकित, इस बार मैं नहीं चुनूंगा। तुझे ही फैसला करना होगा, खुद को या किसी और को। तेरे नाम की चर्चा पूरे राज्य में है और अब तू ही निश्चय करेगा। महाराज, मैं खुद को कभी नहीं चुन सकता, क्योंकि मैंने इस सिंहासन का सपना लेकर जन्म नहीं लिया था। मैं तो पहले समोसे बेचने वाला था और आज भी दिल से वही हूं। अगर प्रजा मुझे राजा के रूप में देखना चाहती है तो स्वीकार है, पर मैं खुद को राजा घोषित नहीं कर सकता। मेरा धर्म जनता की सेवा करना है, गद्दी की लालसा रखना नहीं। दरबार में सन्नाटा था। महाराज उठे, अंकित के पास आए और उसके सर पर हाथ रखा। आज से तू मेरा बेटा है और इस राज्य का उत्तराधिकारी भी, क्योंकि जो खुद को राजा कहने से डरे वही असल में राजा बनने लायक होता है। अंकित को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद पूरे दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ चेहरे शांत थे, कुछ में असहमति और कुछ अभी विस्मय में डूबे थे। महाराज, निर्णय आपका है और हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु क्या ये उचित नहीं होगा कि जनता की राय भी ली जाए? आखिर वही इस राज्य की आत्मा है। जब मैंने अंकित को परखा तब मैं ही जानता था, मैं ही राजा। अब जब वो मेरे स्थान पर आने वाला है तो सब कुछ जनता के सामने ही होगा। राजा बनना आसान नहीं होता, सम्मान करना पड़ता है, परंपरा निभानी पड़ती है। ये लड़का उस लायक नहीं लगता। मैंने कभी खुद को लायक नहीं माना, लेकिन जो कुछ भी मुझे मिला है वो आपके सामने है। मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन न्याय कर सकता हूं। मैं राजसी भाषा नहीं जानता, लेकिन सच बोलना जानता हूं। जो लड़का अपने बाप समान आदमी पर भी शक कर सके न्याय के लिए, वो किसी से भेद नहीं करेगा। ऐसे ही तो राजा बनते हैं। राजा तलवार से नहीं, नीयत से बनते हैं। यही मैंने इस लड़के में देखा है। आज ये जो गद्दी पा रहा है वो ताज नहीं, एक जिम्मेदारी है, और ये लड़का इसे समझता है। कुछ ही समय में राजगद्दी अंकित को सौंपे जाने की घोषणा दरबार से बाहर भेजी गई। महल के बाहर भीड़ जमा होने लगी और उनके चेहरे पर भी वही सवाल थे। क्या सच में समोसे बेचने वाला लड़का अब राजा बनेगा? अगर इस राज्य में मेरे जैसे लोगों को भी गद्दी पर बैठने का हक मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अब इस गद्दी का मोल और बढ़ गया है। मैं राजा नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर मेरी सेवा से किसी की जिंदगी आसान होती है तो मैं ये बोझ उठाऊंगा। अब ये मेरा नहीं, इस राज्य का बेटा है। यही इसका नया राजा होगा। पहले लोग चुप थे, फिर धीरे धीरे आंखों में चमक और दिलों में विश्वास उतरने लगा। अंकित अब राजा था, पर उसके माथे पर ताज नहीं,
दिल में एक जिम्मेदारी थी। अंकित को राजा बने कुछ ही दिन हुए थे। महल की हर दीवार उसे नई लग रही थी, पर उसका दिल अब भी वैसा ही था, साफ, सीधा और सेवा में जुड़ा हुआ। एक सुबह दरबार में अफरा तफरी मच गई। महाराज, बगल के गांव पथरोल से खबर आई है। वहां के किसान और महाजन के बीच झगड़ा हो गया है। कुछ लोग घायल हैं और जमीन को लेकर बहुत तनाव है। कितने लोग जख्मी हुए हैं? 6 आदमी और गांव 2 भागों में बट गया है। कोई कहता है जमीन उनकी है, कोई कहता है दस्तावेज जाली हैं। जमीन इंसान से बड़ी नहीं होती। मैं खुद वहां जाऊंगा। राजा खुद चलकर समाधान करे, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। अंकित बिना किसी शाही रथ के साधारण वेश में उस गांव पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ जुटी थी। दोनों पक्ष तनाव में थे। अंकित के आते ही शांति सी छा गई। दोनों पक्षों को बुलाओ, अब बात खुले दरबार में होगी। महाराज, मेरे दादा परदादा ने इस जमीन पर खून पसीना बहाया है। अब ये महाजन इसे हड़पना चाहता है। दस्तावेज मेरे पास है महाराज। मैंने कर्ज दिया था और वादा किया था कि वक्त पर नहीं चुकाया तो जमीन मेरी होगी। कर्ज चुका दिया था महाराज, लेकिन उस दिन का गवाह अब जिंदा नहीं रहा। दस्तावेज दिखाओ। अंकित दस्तावेज देखता है। इस पर मुहर तो है, पर तारीख के नीचे 2 हस्ताक्षर है और यहाँ की तहसील के मुताबिक ये जमीन विवादित थी, तो खरीदी बिक्री का कोई हक नहीं बनता। अंकित ने दोनों की आंखों में झांका। अगर जमीन तुम्हारी होती तो तेरी आंखों में डर नहीं होता, और अगर इनका झूठ होता तो इनकी आवाज में विश्वास ना होता। फैसला यही रहेगा, जमीन किसान की और उस पर ना कोई कर्ज ना कोई दस्तावेज लागू होगा। लोग तालियां बजाने लगे। सही कहा राजा ने, यही असली न्याय है। अंकित ने लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन उसे अब भी ताज की परवाह नहीं थी। राजा वही होता है जो झुककर उठाए, ना कि कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाए।